CH-53 समायरा से मुलाकात। आरव आरव उसे भीड़ में जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आरव ने हैरान होकर पूछा। मैंने सुना है कि स्कूल के सारे बच्चों को 10 दिन की स्टडी लीव मिली है, इसलिए मैं तुम्हें लेने चली आई। आरव की माँ आयशा ने अपनी चमकती हुई आंखों से अपने बेटे को देखते हुए कहा। आज अपनी माँ को देखकर आरव को 3 साल पहले का वो दिन याद आ गया, जब वो मैजिक एग्जाम्स में फेल होकर स्कूल के गेट के बाहर आया था और इसी तरह उसकी माँ लोगों की भीड़ में उसका इंतजार कर रही थी। तब में और आज में आयशा में अंतर ये था कि वो और पतली और कमजोर होती चली जा रही थी। आरव अपनी माँ को देखकर समझ गया था कि उसे और अनन्या को पढ़ाने के लिए वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रही थी। बदलाव सिर्फ आयशा में ही नहीं आया था बल्कि आरव में भी आया था। आरव अब एक फेल होने वाले लड़के से एक ऐसा मैजिशियन बन गया था जिसके पास समनिंग और फायर एलिमेंट की शक्तियां थीं। वो माँ की सारी उम्मीदों पर खरा उतरा था। माँ, आपको इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है? मैंने कुछ दिनों पहले ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? ऐसे में तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। आरव को अपनी माँ की ऐसी हालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। बेटा आरव, तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो। एक जादूगर को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और मैंने किले के जादूगरों से स्टार डस्ट मैजिक टूल का नाम सुना है। ये तुम्हारे मैजिक कल्टीवेशन की रफ्तार बढ़ा सकता है। कुछ ही समय में मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं एक ऐसा टूल खरीद कर तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम उसे यूनिवर्सिटी में अपने साथ ले जा सको। नहीं तो तुम उन बड़े शहर के बच्चों का मुकाबला कैसे कर पाओगे? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर आरव इतना हैरान हो गया कि उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। वो जब से इस दुनिया में आया था, उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली थी। सच में एक माँ अपने बेटे की फिक्र करना कभी नहीं छोड़ सकती थी। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये टूल तो हमें स्कूल में भी इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है और मेरे पास पहले से ही एक है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप उन पैसों को अपनी सेहत अच्छी करने में लगाइए। आप पहले से कहीं ज्यादा पतली और कमजोर हो जा रही है। आरव ने उदास होकर और मुंडी नीचे करके कहा। इस साल आरव ने अच्छे खासे मैजिकल बीस्ट मारे थे और उसका कमीशन लगभग 25 से 30 हजार तक था। इतने पैसों में न तो कोई मैजिकल इक्विपमेंट आता था और न ही कोई मैजिक टूल, लेकिन ये पैसे कुछ दिनों के लिए उसकी माँ की सेहत तो ठीक रख ही सकते थे। असल बात तो ये थी कि वो अपनी माँ को ये नहीं बताना चाहता था कि एक स्टार डस्ट टूल बहुत महंगा आता है और अगर उनकी माँ चाहे भी तब भी उसे ये खरीद कर नहीं दे सकती थी। एक स्टार डस्ट मैजिक टूल लाखों में या करोड़ में बिकता है। अगर वो अपनी सारी जिंदगी भी लगा देती तो भी शायद ही इतना पैसा इकट्ठा कर पाती। आरव, अभी मेरी सेहत उतनी जरूरी नहीं है। तुम मैजिक यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो और अगर पैसों की बात की जाए तो तुमने मेरे अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए डाले हैं और मैंने भी यहाँ वहां से करीब 1 लाख इकट्ठे कर लिए हैं। मतलब कुल मिलाकर अब हमारे पास 2 लाख रुपए हैं। इतने पैसों में तो तुम्हारे लिए एक मैजिक इक्विपमेंट आ ही जाएगा, है ना? मैंने सुना है वो चीज जादूगरों के लिए बहुत जरूरी होती है और उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, आयशा ने कहा। माँ, मेरे पास पहले से ही एक मैजिक इक्विपमेंट है, आरव ने जवाब दिया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी माँ को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, जिस वजह से वो अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पाती थी। उसकी माँ सच में बहुत भोली थी। इस मैजिक की दुनिया में 2 लाख रुपये कुछ भी नहीं थे। जब उसका डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट ही 50 लाख का था तब तो शायद एक स्टार डस्ट मैजिक टूल तो 1 या 2 करोड़ या उससे भी कई गुना महंगा होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें मिस्टर सूर्यांश से एक मैजिक इक्विपमेंट मिला था। सच में आरव, तुमने तो सब जगह मेरी नाक ही ऊंची करके रखी हुई है। जब भी मैं किले में जाती हूँ वहाँ के गार्ड्स और बैटल मैजिशियंस तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। बार बार वही किस्से सुनाते हैं जब तुमने उस मैजिकल बीस्ट को मारा था। तुम्हारी तारीफ सुनकर मुझे बेहद गर्व होता है। ये बातें बताते बताते आयशा की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व था। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। कल मैं सिंह परिवार के हवेली में जाने वाला हूँ। वहाँ मेरी सिद्धार्थ के साथ मैजिक फाइट है। आरव अपने माँ से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। भले ही राजा वीर अब हमें अपने परिवार का हिस्सा ना मानते हो, लेकिन फिर भी परिवार के बाकी लोग अब भी हमें उतना ही मानते हैं जितना कि वो पहले मानते थे। मैंने परिवार के बड़े बुजुर्गों से बात की है और उन्हें कहा है कि वो सिद्धार्थ बेटे को कहें कि वो तुम्हें ज्यादा चोट ना पहुंचाए। वैसे भी तुम सिद्धार्थ की एज सेरेमनी में उसके लिए शुभकामनाएं देने जा रहे हो। ये मैजिक फाइट तो सिर्फ कहने की बातें हैं। भला राज परिवार के घर के लोगों से भी कोई मैजिक फाइट करता है क्या? तुम्हें तो इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि तुम शहर के बड़े बड़े लोगों के सामने अपना हुनर दिखा पाओगे। जो भी करो अच्छे से दिल लगाकर करना। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और हाँ,
इस बार राजा वीर के साथ बदतमीजी मत करना। वो अभी भी तुम्हारे समायरा बेटी को भगाने वाले किस्से को लेकर बहुत गुस्सा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था, जब तुम जानते थे कि वो एक राजकुमारी है और तुम एक नौकर के बेटे हो। खैर, अब वो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन कल के दिन ऐसा कुछ भी मत करना जिससे राजा वीर को गुस्सा आए या उनकी किसी के भी सामने बेइज्जती हो। आयशा ने आरव को सख्त हिदायत देते हुए कहा। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए आयशा ने कभी भी आरव को दोषी नहीं ठहराया था। वैसे भी उस वक्त आरव बच्चा था और बच्चों से गलतियां हो ही जाती थी। आयशा को लगता था कि जो भी हुआ वो आरव की गलती नहीं थी। बस बात इतनी थी कि अगर आरव के पिता विहान आज जिंदा होते तो सिंह परिवार खुद चलकर उन्हें अपनी बेटी सौंप देता। 10 साल पहले की बात अलग थी। समायरा तो आरव के लिए सबसे अच्छी लड़की थी। भले ही आरव में पहले कोई हुनर नहीं था, लेकिन लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करना है ये वो बहुत अच्छे से जानता था। इसमें तो उसने पीएचडी कर रखी थी। आयशा के हिसाब से सीट के साथ मैजिक फाइट आरव के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, सबके सामने अपना हुनर दिखाने का और शहर के हाई क्लास लोगों को इम्प्रेस करने का। बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चे इस मैजिक फाइट में आरव की जगह लेना चाहते थे ताकि वे सबकी नजरों में आ सकें, चाहे फिर सीट से हार ही क्यों ना जाए। ऐसे में आरव जैसे लड़के को ये मौका मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। आयशा के हिसाब से आरव सीट का मुकाबला करने के लायक नहीं था, लेकिन जब आगे चलकर सीट इस शहर का राजा बनता तो आरव कम से कम ये तो कह सकता था कि अपनी जवानी के दिनों में उसने शहर के राजा के साथ मैजिक फाइट की थी। माँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं सच में सिद्धार्थ से मैजिक फाइट जीत सकता हूँ? आरव ने कहा। उसके लिए ये समझ पाना बेहद मुश्किल था कि उसकी माँ हमेशा उन लोगों की तरफदारी क्यों करती रहती थी जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। उनके मन में ना तो राजा वीर सिंह और ना ही उसके चाचा अहान के लिए कोई गिल्ट या नाराजगी थी। उन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता था कि उन्होंने इस समाज में अपनी जगह इन लोगों के जूतों में ही समझ ली थी। इन लोगों के सामने उनका कोई आत्मसम्मान ही नहीं था। आरव, राजा वीर के बेटे के साथ तुम्हें मैजिक फाइट करने का मौका मिला है। खुद को कहीं बादशाह मत समझे लग जाओ। ये जीतने हारने की बातें छोड़ो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारे ग्रेड से ही बहुत खुश हूँ। आयशा ने हंसकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। आयशा नहीं चाहती थी कि आरव मैजिक फाइट में कुछ ऐसा करे जिससे उसे राजा वीर सिंह का गुस्सा झेलना पड़े। आरव, जिनसे मैजिक फाइट करने जा रहा है वो शहर के सबसे ताकतवर लोग हैं। आरव तो क्या, कोई भी उनके सामने नहीं टिक सकता। इसलिए वो आरव को समझा रही थी। अपनी माँ के रवैये को देखकर आरव बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे उन पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो आखिर उसे इतना कमजोर कैसे समझ सकती थी। माँ, आपको क्यों लगता है कि मैं उस सीट से हार जाऊंगा? आरव ने गुस्से में कहा। आरव, सीड राजा वीर सिंह का बेटा है और तुम मेरे यानी कि एक नौकर के बेटे हो। सीड के पास दुनिया के सबसे अच्छे मैजिक टूल्स हैं और मैं तुम्हें कुछ भी लाकर नहीं दे सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो और इस मैजिक फाइट को एक सीढ़ी की तरह देखो जिस पर चढ़कर तुम इस दुनिया में आगे बढ़ पाओगे, आयशा ने उसे समझाते हुए कहा। सिंह फैमिली ने सीड की एज सेरेमनी के लिए इनविटेशन बहुत पहले ही भेज दिए थे, इसलिए पूरी सिंह हवेली शहर के मशहूर और हाई क्लास लोगों से भरी हुई थी। हवेली में काम करने वाले लोगों के पास सांस लेने तक का वक्त नहीं था। एक छोटी सी गलती भी उन्हें नौकरी से बाहर निकलवा सकती थी। राजा वीर सिंह ने सीट की एज सेरेमनी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पूरे शहर को पता चल गया था कि आज सीट की सेरेमनी थी। आरव ने पहले भी सोचा था कि राजा वीर सिंह ने उसकी मैजिक फाइट सीट के साथ क्यों रखी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि इस चालाक खूसट बुढ़े ने ये सब पहले से प्लान करके रखा था। वो सीट की एज सेरेमनी में लोगों को सिर्फ दावत नहीं देना चाहता था। सिर्फ खाने पीने से कुछ नहीं होने वाला होता, लेकिन नई पीढ़ी के बीच में एक मैजिक फाइट इस बोरिंग सी एज सेरेमनी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देने वाली थी। इससे वो ना सिर्फ आरव को सबके सामने सबक सिखा सकते थे, बल्कि इस तरह सिंह फैमिली की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती। राजा वीर सिंह के पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। वैसे तो आरव ने भी नहीं सोचा था कि वो चालाक खूसट बुढ़ा इस एज सेरेमनी की इतनी पब्लिसिटी करवाएगा। शायद मिस्टर अनिरुद्ध और प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने ठीक कहा था कि ये स्कूल और सिंह फैमिली के बीच होने वाला मुकाबला था। आरव ने सिर्फ राजा वीर सिंह को उकसाया था, इसलिए वो आज सीट से मैजिक फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अब स्टार लाइट मैजिक स्कूल का एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन गया था। इसलिए अगर मुकाबला होता भी तो आरव ही सीट का सामना करता। कोई बात नहीं, अब मैं अपनी और स्कूल की इज्जत एक बार फिर बढ़ा कर रहूंगा। दोनों मामले आज ही एक बार में रफा दफा हो जाएंगे। सबको बुला तो लिया है, लेकिन देखना आज सबके सामने सिंह फैमिली की बहुत अच्छी बेइज्जती होगी, आरव ने मन में सोचा। हवेली की छत पर खड़े राजा वीर सिंह को अचानक छींक आए। उन्होंने अपने चाय का कप सामने मेज पर रखा और अपनी मूंछों को ताव देने लगे।
समायरा कुछ दिनों पहले ही गर्मी की छुट्टियों के लिए वापस आ गई थी और उसके आने से राजा वीर सिंह के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। पहले ये एज सेरेमनी तुम्हारे लिए होने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम इस छोटे से शहर के लिए नहीं बनी हो, तुम्हें तो बड़े बड़े काम करने हैं। इसलिए मैंने ये एज सेरेमनी तुम्हारी जगह सिद्धार्थ के लिए रखवा दी। वो हमारे परिवार के साथ बहुत ही ईमानदार है। भविष्य में जब तुम दूसरी बड़ी फैमिलीज के मैजिशियन से मुकाबला करोगी तो वो तुम्हारा दाहिना हाथ बनकर रहेगा, राजा वीर सिंह ने समायरा से कहा। सिर्फ एक समायरा थी जिससे राजा वीर सिंह सच्चा प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। आपने उस सीट को इतना सिर चढ़ाकर क्यों रखा है? आप अगर उसे सच में संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करवाना चाहते थे तो आरव के अलावा किसी और को भी तो चुन सकते थे ना। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कितना क्रूर इंसान है। समायरा आखिर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने गुस्से से कहा। राजा वीर सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि समायरा आखिर अब भी आरव को बचाना क्यों चाहती थी। उस बदतमीज लड़के ने स्कूल के सामने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? उसे लगता है कि वो बहुत बहादुर है, वो बहुत होनहार है। आज मैं उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। इस मैजिक फाइट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और वक्त आने पर तुम्हें बस मेरे साथ बैठकर इसे देखना है। समायरा की बात सुनकर राजा वीर सिंह का मूड खराब हो गया था। आखिर समायरा को उस लड़के में नजर क्या आता है? राजा वीर सिंह ने सोचा। बड़ी बड़ी फैमिलीज के लड़के समायरा के आगे पीछे घूमते थे, लेकिन फिर भी वो उनसे बात तक नहीं करती थी। लेकिन जब आरव की बात आती थी तो उसका दिल पिघल जाता था। फिर समायरा को ना उसकी गलतियां दिखती थी और ना ही बुराइयां। अगर आप बस उसको सबक सिखाना चाहते हैं तो सीध से कहिए कि वो उसे चोट ना पहुंचाए। समायरा को पता था कि उसके पापा उसकी एक बात भी नहीं सुनने वाले थे, इसलिए उसने भी अपना फैसला सुना दिया था। समायरा, तुम परेशान मत हो, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि शहर के राजा से कैसे व्यवहार करना चाहिए उसे समझ में आ जाए। जब वो कल सबके सामने हारेगा तब उसे पता चलेगा कि खुद का आत्मसम्मान चूर चूर होता है तो कैसा लगता है। ये बोलते बोलते राजा वीर सिंह के चेहरे पर आरव के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। बदतमीज लड़के, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की थी ना? अब तुम्हें पता चलेगा कि एक राजा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं इस शहर में राज कर रहा हूँ। कल तुम्हें सबकी नजरों में इतना गिरा दूंगा कि किसी के सामने अपना सिर भी नहीं उठा पाओगे, राजा वीर सिंह ने मन ही मन सोचा। आज पूनम की रात थी और चांद बेहद खूबसूरत लग रहा था। शहर में ठंडी हवा चल रही थी जो लोगों के मन को लुभा रही थी। कल आरव की जिंदगी का अब तक का सबसे खास दिन होने वाला था। गरीब लोगों के बच्चों की कोई एज सेरेमनी नहीं होती थी, इसलिए सारे आस पड़ोस के लोगों का सोचना था कि आरव सीट की एज सेरेमनी का सिर्फ एक मोहरा था। राजा वीर सिंह ने सीट की शक्ति दिखाने के लिए आरव को चुना था। उन्होंने आरव को इसलिए चुना ताकि सीट आरव को हराकर शहर में और फेमस हो जाए। आरव चाहे हारे या जीते, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आखिर में तो सब लोग सीट के ही गुणगान करेंगे, क्योंकि वो राजा वीर सिंह का बेटा जो ठहरा। आरव शहर के सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठा हुआ था और कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। रात में इस पहाड़ी पर कोई आता जाता नहीं था और आरव को यहाँ आना बहुत पसंद था। यहाँ से उसे पूरा शहर का नजारा दिखता था। जब भी वो परेशान होता था तो वो यहाँ जरूर आता था। उसकी यादों में पिछला वाला आरव बचपन से ही इस जगह पर आराम करने आया करता था। यहाँ आकर वो शहर को भी बहुत अच्छे से देख पाता। उसके सामने का नजारा ऐसा लगता था मानो कई सारे जुगनू एक चमक रहे हो। पहाड़ी से रात के अंधेरे में पूरा शहर लाइट्स की वजह से कई सारे जुगनू की तरह चमक रहा था। यहाँ का नजारा देखकर उसके मन को बहुत शांति मिलती थी। वो बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये जानने के लिए कि वहां कौन था उसे पीछे मुड़ने की जरूरत भी नहीं थी। उसका दिल ये बात पहले से ही जानता था। मैंने अनन्या से पूछा तो उसने कहा कि तुम यहाँ हो। एक लड़की की आवाज आई। इस लड़की की आवाज सुनने के लिए तो आरव दिन रात तरसता था। उसे इस दुनिया में आए पूरे 3 साल बिन गए थे, लेकिन अब तक उसने इस लड़की को ठीक से देखा तक नहीं था। आरव ने कुछ कहा नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि वक्त के साथ साथ वो लड़की भी बदल गई थी। इतनी रात तुम मुझे ढूंढ रही हो, इस बार मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जाऊंगा। आरव ने अपनी जैकेट उतारकर जमीन पर फैला दी ताकि वो लड़की उस पर बैठ सके। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजा वीर सिंह की बेटी राजकुमारी समायरा थी।